प्यारे विद्यार्थियों, अपन चर्चा कर रहे थे प्रकाश की, लाइट। प्रकाश के प्रकृति के संदर्भ में बात की थी। प्रकाश के एक महत्वपूर्ण प्रभाव रिफ्लेक्शन, परावर्तन की बात की थी और बात कर रहे थे हम दर्पण की। दर्पण में हमने समतल दर्पण की बात की थी और फिर गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण के दो प्रकार अपन ने देखे थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी, कुछ पिछली बार बातें रह गई थी, मैं उनको रिवाइज कर देता हूँ। अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। ऐसे ये गोलीय सतह है, इसमें इस तरफ पॉलिश की हुई है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। इस समय परावर्तन किससे होगा? इस धसे हुए भाग से। इधर पॉलिश है और जो धसा हुआ भाग है उस पर प्रकाश गिरेगा और उससे उसका परावर्तन होगा, तो ये अवतल है। और इसके विपरीत यदि धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, इधर पॉलिश कर दी तो इस तरफ से परावर्तन होगा, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तल। ये पिछली बार मैंने बताया था आपको, दोबारा बता रहा हूँ। ये दर्पण गोलीय दर्पण है, तो ये किसी काल्पनिक गोले का हिस्सा है। एक काल्पनिक गोले का ये भाग है और ये जिसका भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। इसका भी वक्रता केंद्र बनेगा, ये सी। और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव। और इनको मिलाएं, इनको मिलाती हुई रेखा को आगे बढ़ाएं तो उसका नाम होता है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। इसमें भी ये मेन एक्सिस, ये मुख्य अक्ष। फिर है कि ये जो दूरी है या ये जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या बनेगी उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसमें ये वक्रता त्रिज्या। फिर एक टर्म थी फोकस, फोकस बिंदु। फोकस क्या होता है कि यदि इसके ऊपर प्रकाश की किरण आवे जो मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को कहीं काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहां काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे ये किरण आई, अब ये लौट के ऐसे आ रही है तो मुख्य अक्ष को यहां काट रही है ना, तो ये बिंदु फोकस बिंदु कहलाएगा। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के बाद ये किसी भी दिशा में, माने कि यूं जाती है और उसको पीछे बढ़ाएं तो यहां काटें तो ये बिंदु फोकस बिंदु कहलाएगा। ये बिंदु फोकस बिंदु। इसमें ये पीछे बढ़ाने पर एफ पर से आती है, इधर से देखने पर ये जो परावर्तित किरण यूं जा रही है तो इधर से देखने वाले को लगेगा कि ये किरण यहां से आ रही है, जहां से आती हुई प्रतीत होती है उसे उसका फोकस कहते हैं। तो ये, और यहां से देखो ये जो ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी, ये दूरी फोकस दूरी कहलाती है। देखो सीपी, सीपी को आर यानी वक्रता त्रिज्या। ये पिछली बार हुई थी बात, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। एफ और पी के मध्य की दूरी, एफ मतलब फोकस और पी मतलब पोल, ध्रुव। ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को छोटे एफ से दर्शाते हैं और उसे फोकस दूरी कहते हैं। यहां पर भी ये दूरी फोकस दूरी है और ये दूरी वक्रता त्रिज्या है। अब दर्पणों के मामले में ये है कि आप इसके सामने, समतल दर्पण में क्या था कि समतल दर्पण के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बिंब रखा, वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उसके अंदर दिखता है। और उस प्रतिबिंब की क्या खासियत थी कि प्रतिबिंब की दर्पण से, समतल दर्पण से दूरी बिंब की दूरी के बराबर होगी। यानी दर्पण के सामने आप 20 सेंटीमीटर पे खड़े हो तो उसमें जो प्रतिबिंब दिखेगा वह अंदर 20 सेंटीमीटर पर दिखेगा। यानी बिंब और प्रतिबिंब की दूरियां दर्पण से समान होती है, समतल दर्पण से।
बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी समान होती है। जितनी ऊंचाई का बिंब होगा उतनी ऊंचाई का प्रतिबिंब दिखेगा समतल दर्पण में। बट इन द केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पणों के मामले में आपको अलग स्थिति मिलेगी कि बिंब सेम है, एक ही बिंब को किसी अवतल दर्पण के सामने अलग अलग स्थितियों में रखो। ये एक चौक है, ये दर्पण है, मैं इसको यहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा, तो आप देखोगे कि इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो अलग आएगी, अलग अलग जगह बनेगा, उसका साइज आकार भी बदलता जाएगा और उसकी प्रकृति भी बदल सकती है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण के सामने बिंब को अलग अलग स्थितियों में रख करके उसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। समतल दर्पण में ऐसा नहीं था। समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पे रखोगे तो प्रतिबिंब भी 20 पे बनेगा, 5 पे रखोगे तो 5 पे ही बनेगा। तो हमें गोलीय दर्पणों के मामले में अलग अलग बिंब की स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थितियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब कुछ चिन्ह परिपाटी है कि दर्पण से जो दूरियां हैं, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ऊंचाई है, इन सब के लिए एक परिपाटी यानी परंपरा बनी हुई है कि हम इस तरह से नियमों का पालन करते हैं। तो दर्पणों के मामले में दूरियां और ऊंचाइयों के लिए जो चिन्ह के जो नियम बनाए हुए हैं पुराने, उसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब ये परिपाटी जो आपकी किताब में है, ये किसी अन्य किताब में इससे भिन्न हो सकती है, लेकिन अपन जो चिन्ह परिपाटी यहाँ मानने वाले हैं कि आपकी किताब में जो दी हुई है, जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, वो वही है जो एक सामान्य ग्राफ की होती है। सामान्य ग्राफ में आपने देखा था 10वीं में आपकी ग्राफ है और 8वीं में भी ग्राफ था कि ग्राफ को अपन 4 भागों में ऐसे बांटते हैं, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष पे इधर की दूरियां पॉजिटिव लेते हैं, इधर की निगेटिव लेते हैं। वाई अक्ष पर इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव लेते हैं। यानी कोई ऊंचाई है, ये चीज है, इसकी ऊंचाई धनात्मक होगी और इसकी ऊंचाई ऋणात्मक होगी। इसकी दूरी पॉजिटिव है, इसकी दूरी भी पॉजिटिव है। ये है, इसकी दूरी निगेटिव है। क्यों? ये माइनस एक्स अक्ष पर है, ये इसकी दूरी निगेटिव है और इसकी ऊंचाई भी निगेटिव। यानी जो ग्राफ के लिए जो चिन्ह नियम है वही दर्पण के मामले में नियम होंगे। मैं उसके लिए जो चिन्ह परिपाटी है उसका नाम जो तुम्हारी किताब में दिया है उस पर बात करूं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, क्या नाम उसको दिया गया है? कार्टेशियन सिंबल सिस्टम, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। आप किसी और किताब में पढ़ें तो इससे भिन्न आपको परिपाटी मिल जाए तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अपने कोर्स में जो चिन्ह परिपाटी है आज जिसको अपन पढ़ रहे हैं, आपको इसी को ही याद रखना है, इसी को ही काम में लेना है। तो अब चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? जैसे ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्यों है? क्योंकि ऊपरी हुए भाग पर पॉलिश की हुई है। ये इसका मध्य बिंदु है, यानी ये ध्रुव है, ये ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि इस ध्रुव को मूल बिंदु मानेंगे, ग्राफ का मूल बिंदु। इससे इधर की दूरियां ऋणात्मक होती है और इधर की दूरियां धनात्मक होती है। इससे ऊपर की दूरियां पॉजिटिव है और नीचे की दूरियां नेगेटिव है। ये सिंपल चिन्ह नियम है। यानी इससे बाईं ओर की जो दूरियां इधर होगी तो ऋणात्मक होगी, इधर होगी तो धनात्मक। इससे ऊपर पॉजिटिव धनात्मक और नीचे होंगे तो ऋणात्मक होगी। ये इस की चिन्ह परिपाटी होगी और इससे संबंधित यदि और बाद में लिखना चाहूँ तो एक चीज़ इस हमें हमेशा चित्र बनाते समय ध्यान देनी है कि वस्तु या बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। यानी बिंब कहो या वस्तु सदैव दर्पण के
बाईं ओर तथा मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर रखा जाता है। वस्तु जो है वो दर्पण के बाईं ओर, अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, चित्र बनाते समय वस्तु को बाईं ओर रखना है और मुख्य अक्ष से ऊपर रखना है। अब अलग अलग स्थितियों में जो है कि यदि इसका मतलब क्या हुआ कि बिंब की दूरी, जो बिंब यानी वस्तु, ये बाईं ओर है, इसलिए बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। अतः बिंब की दूरी, वस्तु को हम बिंब कहेंगे, बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तथा ऊंचाई, मुख्य अक्ष से ऊपर है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर पॉजिटिव, ऊंचाई धनात्मक होती है। ये चिन्ह परिपाटी में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आपका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है? प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, वस्तु जिधर रखी है उसी और ही बन रहा है, तो उसकी दूरी ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव होगी। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ये इस तरह से है और इसमें ऐसे दिख रहा है, यूं दिख रहा है, तो मुख्य अक्ष से नीचे है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक हो जाएगी। प्रतिबिंब यहां नहीं बन रहा, प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, इधर है तो निगेटिव और इधर है तो पॉजिटिव। ये सिंपल चिन्ह परिपाटी है, वो वैसे ही है जैसे हमारी ग्राफ की परिपाटी है। अब ग्राफ याद है, आपने 8वीं में पढ़ा हुआ है और 10वीं में और पढ़ेंगे, तो आप इसके चिन्ह नियमों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि आपको किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाना है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है, तो उसके लिए 4 प्रकाश की किरणें हैं, उनके परावर्तन के बाद की दिशाएं निश्चित है। उन 4 में से किन्हीं 2 का उपयोग कर आप किसी भी बिंब का प्रतिबिंब निर्मित कर सकते हैं। अब वो 4 किरणें कौन सी है, अपन उस पर बात करते हैं। प्रतिबिंब निर्माण के लिए, प्रतिबिंब निर्माण, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब निर्माण के लिए सहायक किरणें, किरणें मतलब वो दिशाएं जो प्रकाश संचरण की दिशा को बताती है, प्रकाश के चलने की दिशा को बताती है, उसे किरणें या रे कहते हैं। अब वो कौन कौन सी है वो आप इसमें, इसको नियम भी कहा है, परावर्तन के नियमों का इसमें उपयोग करके वो बनाई गई है। पहली है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर को 2 खड़ी रेखाओं से दिखाते हैं, समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वो परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से जाती है अवतल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस से, है ना, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखो यहाँ दोनों के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे यह अवतल है, ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। इस पर ये किरण आ रही है, आने दो, इससे टकराई, परावर्तित होगी, वापस आएगी, लेकिन वापस जब आएगी तो ये कहाँ से जाएगी? F से, यानी इसको आप ये इसके समांतर होनी चाहिए। ये किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो आप सीधा स्केल से ऐसे मिला दो, ये तय है कि ये फोकस से ही जाएगी। कौन से दर्पण के मामले में? अवतल के। अब उत्तल दर्पण भी तो हो सकता है, उत्तल ले लो, ये उत्तल, उत्तल में क्या है? पॉलिश कहाँ होती है? धसे विभाग पर। ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, इस पर भी ऐसी की ऐसी किरण आई,
मुख्य अक्ष के समांतर है, वापस आएगी, वापस इधर नहीं आएगी, वापस ऐसे आएगी कि उसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐप से, देखो आप पहले इसको पीछे बढ़ा दो, यहां खड़ा व्यक्ति इस किरण को यदि अवलोकित करेगा तो उसको लगेगा जैसे कि कहां से आ रही किरण, एफ से आ रही है। यानी उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें तो फोकस से वास्तव में जाती है और इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहली किरण, दूसरी, ये किरण नंबर 1, सेकंड, फोकस से आने वाली किरण, यानी इस पे किरण यहां आ रही है तो क्या होगा, फोकस से, एफ से आने वाली या एफ को जाने वाली, एफ को जाने वाली, इधर बना लेता हूं उसका मैं चित्र। ये दर्पण अवतल, ये एफ पी सी, ये किरण यहां आ रही है, ये फोकस से होके आ रही है तो ये यूं जाएगी, इसकी उल्टी है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से जाती है तो फोकस से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब उत्तल ले लेता हूं मैं, ये उत्तल, ये उत्तल, इस पर ये फोकस है, ये किरण यूं आ रही है, जो आगे कहां जाने वाली है, एफ को जाने वाली है, एफ की ओर जा रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये तय है, दो किरणें आपको ज्ञान है, इनकी परावर्तन के बाद दिशा क्या होगी ये हमको याद रखनी पड़ेगी। तीसरी, थर्ड, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण या वक्रता केंद्र को जाने वाली, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, ये क्या होगा, वापस आ जाएगी। सी से होकर आने वाली किरण उसी पथ पर लौट जाती है, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी पथ पर लौट जाएगी। कौन से मामले में, ये मामला है हमारा अवतल दर्पण का। ये उत्तल देख लो, ये माना कि इसका सी है, ये एफ है, इस पर ये किरण आई, ये किरण आगे जाके कहां जा रही है, सी पर, तो वापिस इसी पथ पर ये सी की ओर जाने वाली किरण उसी पथ पर लौट आती है उत्तल दर्पण पर। अवतल पर भी ऐसे ही है। और चौथी है ध्रुव पर आपतित, ध्रुव पर आपतित किरण, ये अवतल, इस पर ये किरण यूं आई है तो परावर्तित जो किरण होगी ये मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाएगी जितना आपतित किरण बनाएगी। आने वाली किरण 30 डिग्री पे है तो परावर्तित किरण भी 30 का कोण बनाएगी, एक ऊपर कोण बना रही तो दूसरा नीचे बनाएगी। ये दोनों दर्पणों के मामले में सेम है। ये यूँ आई है 30 पे तो ये 30 पे 45 तो ये भी 45, यानी ये कोण और ये कोण समान होते हैं। इस प्रकार गोलीय दर्पणों के मामले में प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमारे पास में 4 किरणें हैं। ऐसी 4 किरणों की हमें जानकारी है जो परावर्तन के बाद किधर जाती है ये हमको मालूम है। क्या मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है, या उत्तल दर्पण के मामले में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। सेकंड, फोकस से होकर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, या फोकस की ओर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी उत्तल के मामले में। वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी पथ पर लौटेगी। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उसी पथ पर
लौटेगी। ध्रुव में दोनों के लिए सेम बात है कि ध्रुव पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। आपतित किरण यदि 25 डिग्री का कोण बना रही है तो परावर्तित किरण भी 25 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 4 महत्वपूर्ण किरणें, इनकी मदद से आप किसी भी गोलीय दर्पण के सामने रखी हुई किसी भी वस्तु या बिंब के प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो यह कल अपन बात करेंगे। इन किरणों का उपयोग कर अवतल दर्पण के सामने एक ही बिंब को या उत्तल दर्पण के सामने एक ही बिंब को अलग अलग स्थितियों पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ये अपन बना करके देखेंगे।